दोस्तों जय हिंद और आप सभी का वेलकम है आपके प्रीतम एकेडमी में और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 का जो हमारा हिस्ट्री का सेशन चल रहा था भारत में राष्ट्रवाद। तो जो हमारा पिछला जो वीडियो था हम लोग उसमें देखा था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की कितनी लिमिटेशन है, किन किन कारणों से जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो विफल हो गई, ज्यादा मात्रा में वो प्रकोप नहीं दिखा पाई असहयोग आंदोलन के हिसाब से। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो हमारे आरक्षित वर्ग के जो समूह है यानी कि हरिजन बहुल के जो समुदाय के लोग हैं उनकी प्रतिक्रिया क्या थी, कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या थी और हरिजन बहुल के जो मैं बोल सकता हूं प्रवक्ता थे भीमराव अंबेडकर उनकी क्या विचारधाराएं थी, गांधी जी की क्या विचारधाराएं थी, उसके बारे में देखा। आज का जो वीडियो है इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो हमारे मुसलमान भाई लोग हैं और उनका जो संगठन था, या मैं बोल सकता हूं कि जिस तरह से हरिजनों ने बाद में जाके अपना अपना संगठन बना लिया और फिर वो असहयोग आंदोलन के बाद जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ तो उसमें अपनी मांगों को लेकर वो लोग विरोध करने लगे। तो उसी तरह सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए जो मुसलमान भाई लोग हैं उनकी क्या प्रतिक्रियाएं थी उनके बारे में देखेंगे और साथ में जो मुसलमान भाई लोगों की जो सबसे प्रवर्तक नेता यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना उसके बारे में और कांग्रेस की जो राय विचार है उनके मांगों को लेके उनके बारे में हम लोग विचार करेंगे। तो समझिएगा कि अगर मैं बात करूं मुसलमान राजनीतिक संगठन का, तो जिस तरह से कुछ जो थे हरिजन लोग वो लोग आंदोलन में भाग नहीं ले रहे थे, कारण क्या था कि असहयोग आंदोलन विफल हो गया था। सेम उसी तरह कुछ जो मुस्लिम जो संगठन है वो लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के प्रति उतना ज्यादा उत्साहित नहीं थे, उतना ज्यादा क्या नहीं थे, उत्साहित नहीं थे। अब मैं बात करता हूं कि आखिर कुछ जो मुसलमान संगठन है वो लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए उत्साहित नहीं थे, तो आखिर क्या कारण था कि वो लोग उत्साहित नहीं थे, उस कारण के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो कारण समझिएगा, अगर मैं पहला कारण का बात करूं तो असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन, क्योंकि मुसलमान की जो पूरी बहुलताएं है वो कांग्रेस के साथ मिली ही इसलिए थी या असहयोग आंदोलन में मिली ही इसलिए थी ताकि उनका जो खिलाफत आंदोलन चल रहा था उसका व्यापकता उनको मिल सके। तो जब असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन जो है वो समय बीतते बीतते जब वो शांत होने लगा या वो शांत पड़ने लगा या ठंडा जब हो गया तो फिर बहुत से लोगों को लगा कि नहीं अब अगर कोई आंदोलन होगा तो उसमें कोई खास कुछ होगा नहीं, तो इसलिए बहुत से जो लोग हैं वो सविनय अवज्ञा आंदोलन में ज्यादा दिलचस्पी दिखा नहीं पाई। मैंने क्या बोला कि मान लो आप अपने दोस्त के साथ कोई एक बिजनेस स्टार्ट करते हो, कोई कुछ करना स्टार्ट करते हो और किसी कारण से वो बिजनेस नहीं चलता है, तो आप लोग जो 10-12 दोस्तों के एक समूह थे ना उसमें से 4-5 बंदे ऐसे हैं 100% जो कल्टी मार ही देंगे। वो क्या करेंगे, कल्टी मार ही देंगे। तो उसी तरह कुछ जो मुसलमान संगठन है उन्होंने क्या किया कि असहयोग आंदोलन के बाद जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चला यानी कि प्लान बी, तो उस पर भाग लेने के लिए वो लोग ज्यादा उत्साहित नहीं थे, उतना ज्यादा उनके पास मैं बोल सकता हूं कि उतना ज्यादा उसको दिलचस्पी लिया ही नहीं। तो पहला कारण समझ में आ गया, विफलता के कारण। अगर दूसरा हम लोग कारण का बात करें तो कुछ लोगों को लग रहा था या कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठनों को लग रहा था कि हम लोग कांग्रेस से कटा हुआ है। क्या लग रहा था उनको कि हम लोग और कांग्रेस के बीच में जो दूरी है, जो संबंध है वो दूर दूर का हो गया है और हम लोग जो है कांग्रेस के पार्ट नहीं है या कांग्रेस के अंदर हम लोग नहीं है। तो ऐसा क्यों ये लोग खुद को कांग्रेस से कटा हुआ महसूस कर रहे थे, उसके कारण के बारे में देख लेते हैं। तो 1920 में क्या हुआ था कि जो कांग्रेस के जो नेता है वो लोग क्या किए थे, यानी कि बोल सकते हैं 1920 का जो दशक है यानी कि 1920 से 1930 के बीच का मैं बात कर रहा हूं, तो 1920 से 1930 का जो मध्य वाला काल है, इस काल में कांग्रेस के कुछ नेताएं जो है वो लोग हिंदू महासभाओं के करीब होने लगे थे, यानी कि बड़े बड़े जो हिंदू महासभा हो रहे थे उस पे वो लोग जाने लगे और अपना भागीदारी उसमें ज्यादातर वो दिखाना शुरू कर दिए। तो अब बात आता है कि सर किस तरह के हिंदू महासभाओं पे भाग लेते थे, तो ऐसे महासभा जिसमें हिंदू राष्ट्रवादी संगठन का बनाओ, कैसा, हिंदू राष्ट्रवादी संगठन, यानी कि उसमें केवल हिंदू लोग ही होंगे, मुसलमान लोग नहीं होंगे। ऐसे संगठनों पे क्या हो गए 1920 के दशक के मध्य के बाद इन लोग का रुझान जो है कांग्रेस का वो झुक गया। तो इसी कारण से इनको लगा कि अब हमारा जो संबंध है कांग्रेस से अलग है और कांग्रेस जो है वो हमें नहीं मानती है। तो अगर मैं बात करूं कि मुसलमान के कुछ संगठनों का किसके प्रति, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति ज्यादा उत्साहित नहीं होने का, तो उसका 3 कारण था। पहला था असहयोग आंदोलन खिलाफत आंदोलन का धीमा पड़ जाना, उसकी गति धीमा पड़ जाना।
दूसरा कारण क्यों क्या था कि ये लोग खुद को कांग्रेस से अलग मानते थे, और अलग मानने का कारण क्या था कि 1920 के दशक के मध्य के बाद जो कांग्रेस है वो हिंदू महासभाओं पे ज्यादा जोर देने लगे, उसके करीब जाने लगे, तो ऑटोमेटिकली जो दूसरा बंदा है उसको लगेगा ना कि ये मेरे से दूर जा रहा है। तो इसके कारण भी बहुत सारे लोगों ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उस पर भाग नहीं लिया, और सविनय अवज्ञा आंदोलन ज्यादा मात्रा में सफल नहीं हुआ, वो एक कम दायरे पे क्या हुआ, सफल हुआ। तो हम लोगों ने कारण देखा। तो अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर दोनों के बीच में संबंध कैसा हुआ। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन में ज्यादा मात्रा में लोगों ने भाग नहीं लिया, हम लोगों ने देखा, और नहीं लेने का कारण क्या है, तो दोनों के बीच कुछ तो संबंध था। आप लोगों ने तो देखा कि जो मुसलमान भाई लोग हैं, मुसलमान भाई लोग के कुछ राजनीतिक संगठन है, वो लोग कांग्रेस से अपने आप को दूर समझते थे, तो इनके बीच में जो संबंध था वो धीरे धीरे मैं बोल सकता हूं कि खराब होता गया। क्या होता गया? धीरे धीरे खराब होता गया। तो कारण क्या था कि जैसे जैसे हिंदू और मुसलमान के बीच संबंध खराब होते गए, तो दोनों के बीच में कुछ तो प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि संबंध खराब होने का क्या कारण था। तो जब दोनों के बीच में संबंध खराब होने लगा तो उससे कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना। अब मान लो आपका दोस्त, आप और आपके दोस्त के बीच में झगड़ा हो जाता है किसी कारण से, तो आप दोनों के बीच संबंध क्या होगा? गंदा हो जाएगा। दोनों बातों पे लड़ोगे, हर बात पे लड़ना शुरू कर दोगे। तो जब दोनों के बीच में संबंध खराब हुआ तो दोनों समुदाय के बीच में क्या होने लगा? उग्र धार्मिक जुलूस निकलना शुरू हो गया। क्या हो गया? उग्र धार्मिक जुलूस निकलना शुरू हो गया। यानी कि ये लोग अब अपने धर्म को प्रवक्ता देने के हिसाब से, अपने धर्म को महान बोलने के हिसाब से क्या करने लगे? ये लोग धार्मिक जुलूस निकालना शुरू कर दिए। अब जब धार्मिक जुलूस निकलेगा तो जाहिर सी बात है कि टकराव तो होगा। अब मान लो कि अगर दो दोस्त हैं आपस में, और ये बोलेंगे कि नहीं मेरा धर्म महान है, और ये बोलेगा नहीं मेरा धर्म महान है, तो आपस में झगड़ा होगा ही ना। यार यहाँ एक पेन के लिए झगड़ा हो जाता है, एक सुई के लिए झगड़ा हो जाता है, तो या तो धर्म का बात है, तो झगड़ा हो गई। तो जब दोनों के बीच में झगड़ा स्टार्ट हुआ, धार्मिक झगड़ा शुरू हुआ, तो इससे मैं बोल सकता हूं कि भारत का कई शहरों में क्या हो गया कि हिंदू मुसलमान सांप्रदायिक दंगा शुरू हो गया, और लोग जो पहले आजादी के लिए लड़ते थे, अब ये लोग क्या हो गए? धर्म के नाम में लड़ना शुरू कर दिए। क्या हो गया? धर्म के नाम में लड़ना शुरू कर दिए। तो जब दोनों के बीच में उग्र धार्मिक जुलूस निकला, दोनों समुदाय के बीच में, तो फिर अब कई शहरों में क्या हो गया? हिंदू मुसलमान सांप्रदायिक दंगा शुरू हो गया। और जितना ज्यादा दंगा होता गया, दोनों के बीच का जो फासला है वो बढ़ता गया। क्या हो? दोनों के बीच का जो फासला है वो बढ़ता गया। तो अगर जे कभी आपसे क्वेश्चन पूछे कि हिंदू मुसलमान सांप्रदायिक झगड़ा का क्या कारण है, तो आप कारण को लिख सकते हो। मैंने क्या बोला कि कभी अगर आपको यह क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि आप बताइए हिंदू मुसलमान जो झगड़ा है उसका क्या कारण है, सांप्रदायिक झगड़ा का क्या कारण है, तो आप लिख सकते हो कि असहयोग आंदोलन जब विफल हो गया तो लोगों का रुझान घट गया, और कुछ जो मुसलमान संगठन है वो क्या हो गए कि जो कांग्रेस के साथ उन लोग का संबंध गड़बड़ाया। और कारण गड़बड़ाने का क्या था कि उनको लग रहा था कि अब जो कांग्रेस पार्टी है वो उनका रुझान हिंदुओं पे गया और मुसलमानों पे नहीं, तो वो लोग खुद को क्या किए? खुद से अलग कर दिए, कांग्रेस से अलग कर दिए, जिसके कारण उनके बीच का जो संबंध है खराब होता गया, और धीरे धीरे सांप्रदायिक दंगा होना शुरू हुआ, और दोनों के बीच का जो फासला है वो क्या हो गया? बढ़ता चला गया। ये तो सारा कारण था। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो बात किया, तो ये कुछ मुसलमान संगठनों के बारे में बात किया, कुछ मुस्लिम संगठनों के बारे में बात किया। देखिए मेनली जो संगठन था, जो असहयोग आंदोलन के साथ जो खिलाफत आंदोलन जो मिला हुआ था, उसमें सबसे बड़ा जो हाथ था वो मुस्लिम लीग का था। किसका था? मुस्लिम लीग का था। तो हम लोग यहाँ पे कुछ का तो बात किए, लेकिन मेनली जो रह गया मुस्लिम लीग, उसके बारे में तो बात नहीं किया। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में क्या संबंध था? क्योंकि देखो कुछ का तो हम लोग नहीं बोल सकते। जो मेनली जो खिलाफत आंदोलन को लेके चले थे मुस्लिम लीग, जिसके साथ कांग्रेस का समझौता हुआ था असहयोग आंदोलन के पहले, तो कारण उसके बारे में थोड़ा हम लोग देखते हैं। तो दोनों के बीच इन सभी कारणों के कारण दोनों के बीच में क्या हुआ कि जो फासला है वो दरार है वो बढ़ता गया। लेकिन फिर भी इन्होंने जोर दिखाया, कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग के नेताओं ने जोर दिखाया, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना जैसे नेताओं ने जोर दिखाया, और दोनों संगठनों को क्या किया? जोड़ने का प्रयास किया।
दोनों संगठनों को जोड़ने का प्रयास किया और 1927 तक ऐसा भी लगा कि दोनों संगठन जो जिनके बीच में आपसी दरार हो गया है, जो पहले भाई के जैसे रहते थे, अभी उनके बीच में आपसी दरार हो गया है, वो दरार क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा और दोनों के बीच में एकता क्या हो जाएगी, स्थापित हो जाएगी। कब लगा? 1927 को। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसके बाद आज देख सकते हो कि मुस्लिम लीग ने अलग देश का मांग कर दिया और वो अलग देश क्या है आपको पता है? वो अलग देश क्या है आपको पता है? तो ऐसा क्या घटना घटा जिसके बाद मुस्लिम लीग ने अपने आप को कांग्रेस से तोड़ दिया और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो धरा का धरा रह गया। तो यहां तक तो हम लोगों ने देखा कि जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का बात करें तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग चाहता था कि ये जो दरार है वो कम हो जाए और दोनों के बीच में एकता बढ़ जाए, और वो एकता बढ़ाने के लिए एक समय 1927 में ऐसा लगा कि एकता जो है दोनों को मिल जाएगा और जो दोनों संप्रदाय के बीच में जो दूरियां बढ़ गई है वो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे आपसी विवाद हुआ जिसके कारण क्या हो गया कि दोनों के बीच में इतना ज्यादा दूरी बढ़ा कि आज आप देख सकते हो कि एक अलग देश, जो मुसलमान संप्रदाय के लोग हैं, उन्होंने अलग देश का मांग किया और वो लोग अलग देश में जाके रहने लगे। तो समझिएगा कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में मतभेद का कारण समझ लीजिएगा। तो मतभेद जो है वो हरिजन संप्रदाय के अलग निर्वाचन की मांग करने से हुआ। मैंने क्या बोला कि हरिजन संप्रदाय के अलग निर्वाचन के मांग करने से इनके बीच में जो मतभेद है वो और ज्यादा बढ़ा। क्योंकि समझो, अगर आपके दो दोस्त हैं और आप एक दोस्त को अगर डेयरी मिल्क खिला रहे हो और एक दोस्त को अगर आप कम रुपए का चॉकलेट खिला रहे हो अपने बर्थडे में, तो जाहिर सी बात है कि दोनों के बीच में झगड़ा होगा ना, होगा ही ना। और तो ऑटोमेटिकली आप के बीच में, दोनों के बीच में झगड़ा हो जाएगा। जिसको आपने डेयरी मिल्क खिलाया वो आपके सपोर्ट में रहेगा और आपने जिसको 2 रुपए का चॉकलेट खिलाया वो आपसे झगड़ा करेगा। आप बोलोगे हाँ सर। तो जब कांग्रेस ने उनके बातों को मान लिया, किनके बातों को, जो भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो अलग निर्वाचन को मांग किया था, फिर गांधी जी ने उनको अपने साथ मिलाया, या मैं बोल सकता हूं कि गोलमेज सम्मेलन में जब का जो अलग निर्वाचन का जो मांग था जब उसको मान लिया गया, तो इनको लगा क्यों ना हम लोग भी अपना अलग निर्वाचन का मांग करें। क्या करें? अलग निर्वाचन का मांग करें। तो अगर हम लोग बात करें कि ये लोग चाहते थे कि जो भावी विधानसभा होगा, जो भावी विधानसभा होने वाला है, उस विधानसभा में इन लोग प्रतिनिधित्व के लिए इन पे क्या था, मतभेद था कि जो भावी विधानसभाएं होंगी उन पे प्रतिनिधित्व किसका होगा, उस सवाल पे ये लोग क्या हो गए, कांग्रेस के साथ और मुस्लिम लीग का जो झगड़ा है वो बढ़ता चला गया। तो यहां पे बात था प्रतिनिधित्व का कि जो संविधान बनेगा उसमें किस तरह का, या जो भी संविधान सभा बनेगा उसमें किस तरह का प्रतिनिधित्व रहेगा हमारा, किसका, हमारा। ये किनका मानना था, मुस्लिम लीग के नेताओं का। तो समझिएगा कि अगर मैं बात करूं जिस तरह कांग्रेस का अगर मैं सबसे बड़ा नेता का बात करूं तो गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसी तरह हरिजन संप्रदाय के हम लोग भीमराव अंबेडकर का नाम जानते हैं। तो उसी तरह मुस्लिम जो लीग है या मुस्लिम संप्रदाय का एक सबसे बड़ा नेता था, उनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया कि अपना कुछ मांग रखा और उन्हीं मांगों के चलते मुस्लिम लीग का और कांग्रेस के बीच में जो दूरी है वो 1927 में लगा था ना कि वो घट रहा है, वो सामने आ रहा है, धीरे धीरे सामने आ रहा है। लेकिन इन मांगों के चलते जो दूरियां है वो धीरे धीरे क्या हो गई, बहुत ज्यादा हो गई। तो मांगे क्या था उन पे हम लोग बात करते हैं। तो जिस तरह से हरिजनों ने अपना आरक्षित सीट का मांग किया, उसी तरह मुसलमानों ने क्या बोला कि जो केंद्र बनेगा उस केंद्र में हमें भी क्या दो, आरक्षित सीट दो। क्या बोला कि जो केंद्र बनेगा उस केंद्र में हमें भी क्या चाहिए, आरक्षित सीटें चाहिए। ऐसे मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमान समुदाय के तरफ से अपना मांग रख दिया। तो पहला मांग क्या था कि केंद्र में हमें आरक्षित सीटें दी जाए। पहला मांग क्या था कि केंद्र में आरक्षित सीटें दी जाए, और दूसरा इनका मांग था कि मुसलमान जो बहुल क्षेत्र है, तो उस समय का जो मुसलमान बहुल क्षेत्र था वो क्या था, बंगाल और क्या था, पंजाब। क्या था, बंगाल और पंजाब। तो जो मुसलमान बहुल क्षेत्र है बंगाल और पंजाब, तो उसमें हमारे जनसंख्या के हिसाब से हमें क्या जाए, उसके जनसंख्या जो है उस जनसंख्या के हिसाब से हमें उसी अनुपात में अपना प्रतिनिधित्व करने को दिया जाए कि अगर हमारी जनसंख्या उस क्षेत्र में ज्यादा है तो हमारी सीटें भी क्या होगी, केंद्र में ज्यादा होगा। इस तरह का मांग लेके कौन आ गया,
मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिमों की तरफ से। पहला तो मांग था कि केंद्र में आरक्षित दिए दो, तो मान लो कि ये दे भी देता, लेकिन सबसे बड़ा इन्होंने क्या बोला कि अगर हमारी जनसंख्या ज्यादा है तो इस क्षेत्र से हमारी जो सीटें हैं वो ज्यादा होनी चाहिए। अब बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेंगे सर कि दे दो ना, क्या दिक्कत है। तो भाई मेरे को बताओ, अगर आपके स्कूल में कोई काम हो रहा है और उसमें अगर लड़कियों की संख्या ज्यादा है, तो आप बताओ लड़कों की संख्या कम है और बोल दिया जाए कि चलो पिकनिक करने के लिए जाएंगे और आप तय करो कि आपको कहां जाना है, तो अब जिसकी संख्या ज्यादा रहेगा बात तो उसी की मानी जाएगी ना, चाहे वो बात सही हो या गलत हो। तो इसीलिए लगता था कांग्रेसों को कि अगर इनके अनुपात के हिसाब से अगर इनको प्रतिनिधित्व दे दिया जाए और केंद्र में आरक्षण दे दिया जाए तो जाहिर सी बात है कि प्रॉब्लम आएगी और आगे चल के बहुत ज्यादा दंगा देखने को मिलेगा। क्योंकि गांधी जी पहले तो मैंने बोला ना कि इनको हिंसा पसंद ही नहीं था और ये हिंसा का मांग कर रहा था। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि इनकी ये जो दो मांग है ये आगे जाकर क्या मांग कर देती, अलग निर्वाचन का मांग कर देती कि हमें एक अलग निर्वाचन मंडल दे दो, हम लोग अपना लड़ लेंगे और अपना कानून बना लेंगे, अपना देश चला लेंगे। ऐसा भी तो हो सकता था। तो इसीलिए जब कांग्रेसों ने इनके बातों को नहीं माना तो इनके बीच का जो फासला है वो दूर होता चला गया। तो मांगों को आपने देख लिया। तो अब हम लोग देखते हैं कि जिस तरह से ये लोग अलग निर्वाचन के मांग पे अड़े हुए थे, तो उस मांग को लेके कांग्रेस के कुछ नेताओं का या कांग्रेस का कुछ तो प्रतिक्रिया रहा होगा ना, तभी ना जाके देख लो आज अलग एक मुसलमान बहुल संप्रदाय का देश है, हमारे देश से कटा हुआ। तो क्या मांग था, ये लोगों ने ये मांग किया, उस पे कांग्रेसों की क्या प्रतिक्रिया थी, उस पर थोड़ा लोग बात कर लेते हैं, बहस कर लेते हैं। तो समझिएगा कि अगर हम लोग प्रतिनिधित्व के सवाल पे बात करें, जो इन्होंने प्रतिनिधित्व का बात किया कि केंद्र में हमारा आरक्षण दे दीजिए और जो बंगाल और पंजाब जो मुसलमान बहुल प्रांत है उसमें हमारे जनसंख्या के अनुपात के आधार पे हमारे सीटों को दीजिए। इन्होंने जब दो तरह का मांग किया, यानी कि लोग प्रतिनिधित्व का मांग कर रहे हैं, तो इस प्रतिनिधित्व के सवाल पर बहुत ज्यादा बहस हुआ और बहस जो है ना वो मुहामुही बहस हुआ, किताबी बहस नहीं, मैं बोलूंगा और वो सुनेगा, वो बोलेगा मैं सुनूंगा, इस तरह का बहस दोनों के बीच में हुआ। तो ये जो बहस है वो बहुत लंबा समय तक चला और 1928 को याद रखिएगा कि 1927 तक तो लगा था कि दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में एकता हो जाएगा। लेकिन 1928 में ऐसा कुछ कांड हुआ, क्योंकि देखो मैंने पहले बोला 27 में लगा था कि एकता स्थापित हो जाएगा, लेकिन 27-28 में ऐसा कुछ कांड हुआ जिस कांड के कारण उनको मैं बोल सकता हूं कि उनकी जो मांग है ना उनको जलाने का काम किया, उसमें आग डालने का काम किया। उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो समझिएगा 1928 में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजित किया गया था। क्या किया था? एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजित किया गया था। और ये जो सर्वदलीय सम्मेलन था वो किसका था? तो हिंदू महासभा का मैं बोल सकता हूं कि आयोजन किया गया था। यानी कि 1928 में एक हिंदू महासभा यानी कि हिंदू सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजित किया गया था, जिसके एक नेता थे, एक प्रवक्ता थे, जिनका नाम था M.R. जयकार। क्या नाम था? M.R. जयकार। अब ये M.R. जयकार जी ने क्या किया कि इस समझौते पर कि हमको एक अलग प्रतिनिधित्व दो, हमें केंद्र में आरक्षण दे दो, हमें बंगाल और पंजाब से हमारे जनसंख्या के अनुपात पे क्या करो, हमें सीट दे दो, इस बात पे इन्होंने क्या किया कि इस बात पे उन्होंने खुलेआम इनका निंदा करना शुरू कर दिया कि ये लोग ये बात सही नहीं बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। यानी कि इनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, निंदा करना शुरू कर दिया। किसने? तो M.R. जयकार ने। किसने? M.R. जयकार ने। तो आपके पास क्वेश्चन किस तरह का आएगा कि 1928 में क्या क्वेश्चन आएगा कि बोलिए सर्वदलीय हिंदू महासभा का जो सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था? 1928 में। और उसमें किसने बोला कि जो मुसलमानों के प्रतिनिधित्व पे सवाल उठा के किसने निंदा किया? तब क्या बोलोगे? M.R. जयकार ने क्या किया था? निंदा शुरू कर दिया। अब जब ये निंदा शुरू कर दिया किसने? M.R. जयकार ने, तो इससे जो ये मुद्दा था ना, ये जो इनकी दो मांग थी, यानी कि मैं मेनली बोलूं कि इनका जो अलग निर्वाचन का जो मांग था, इस मुद्दे पे मैं क्या बोलूंगा कि इस मुद्दे का समाधान होने को तो जो एक रास्ता था ना वो रास्ता बंद हो गया। और मैं बोल सकता हूं कि समाधान की जो सारी जो रास्ताएं थी, जो संभावनाएं थी, वो क्या हो गई? समाप्त हो गई। बस एक टिप्पणी के चलते किसके? M.R. जयशंकर के उस समझौते के प्रयासों के लिए क्या था कि खुलेआम निंदा कर दिया। इसके कारण क्या हो गया कि दोनों के बीच में आपसी टकराव हो गया, मतभेद शुरू हो गया। तो आप सोचो कि आपके बारे में कोई कुछ बोलेगा तो आप चुप रहोगे क्या? आप चुप रहोगे क्या? आप तो कभी कतई चुप नहीं रहोगे यार, ये तो कतई जहर वाली बात कर दी इन्होंने।
तो जब ये लोग चुप नहीं रहे तो दोनों के बीच में जो समाधान का जो रास्ता था वो खत्म हो गया। तो अब इन कारणों से असहयोग आंदोलन पे तो प्रभाव पड़ा, है ना। असहयोग आंदोलन तो खत्म, अब बात था सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन तो चल रहा था उस समय, तो उससे बहुत सारे मुसलमानों ने क्या किया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति उनकी जो भावनाएं थी वो कुछ दूसरी तरफ की थी। तो भावनाएं क्या थी उसके बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि मुसलमानों का सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति क्या भावनाएं थी, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो हम लोगों ने विरोध का कारण देखा, अब हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति मुसलमानों की क्या सोच थी उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो समझिएगा कि जब दोनों समुदाय के बीच में संदेह और अविश्वास का जब माहौल पैदा हो गया, किस कारण से, एम आर जयशंकर के बस उच्च निंदा करने के टिप्पणी के कारण और इनकी इस मांग के कारण, जब दोनों समुदायों के बीच में क्या हो गया, संदेह और अविश्वास का जो माहौल बन गया, तो उससे मैं बोल सकता हूं कि बहुत बड़ा, मैं क्या बोलूंगा, छोटा नहीं। पहले तो कुछ लोग जो थे वो निंदा कर रहे थे, लेकिन अब बहुत बड़ा जो मुसलमानों का जो तबका है वो कांग्रेस के किसी भी संयुक्त संघर्ष में भाग लेने के लिए मना कर दिए थे। क्या कह रहे थे कि कांग्रेस के किसी भी मैं बोलूंगा संयुक्त जो संघर्ष था भारत के स्वतंत्रता के प्रति, उसमें भाग लेने से क्या कर दिए थे, मना कर दिए थे। तो कारण क्या था, मना करने का कारण क्या था, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो बहुत से बुद्धिजीवियों को लगा, बहुत से मुस्लिम बुद्धिजीवियों को लगा कि अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग इनका सपोर्ट कर देते हैं कांग्रेसों का, तो उससे क्या होगा, उससे जो अल्पसंख्यक मुसलमान है उनकी जो भारत में जो हैसियत है उस पर कब्जा हो जाएगा और उनका जो अस्तित्व होगा वो आगे जाके जो विधानसभाएं होंगी या जो जब देश आजाद होगा तो इनकी जो हैसियत है या फिर इनका जो अस्तित्व है उसमें क्या हो जाएगा, खतरा हो जाएगा। ऐसा बहुत से बुद्धिजीवियों को लगा और उन बुद्धिजीवियों में से एक थे मोहम्मद अली जिन्ना। भाई बाकी बात तो सही है, सबका अपना अपना सोच था, उस सोच के हिसाब से इन्होंने काम किया। बाकी आप ये बताइए कि क्या ये करना सही था कि अगर अपने हरिजनों को अपने विधानमंडल में अगर अपने बहुलता दी तो क्या मुस्लिम लीग को बहुलता नहीं देना चाहिए था? अगर आप इनकी बहुलता दे देते या आगे पीछे कुछ कर लेते तो जाहिर सी बात था कि मेरे हिसाब से देश का बंटवारा नहीं होता, है ना। बाकी बात की बात अलग से, ठीक है, जैसे जिसकी सोच वैसा बोला गया है। बाकी एक चीज जान लीजिए कि क्लासेस जो है मैंने आपको दिया, अब आपको बताना है कि आज का क्लास कैसे लगा, क्योंकि टॉपिक तो मैंने पूरा कवर कर दिया। अब एक दो टॉपिक में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर देखते हैं हम लोग हिस्ट्री लेते हैं या पॉलिटिकल लेते हैं। आप लोग जो भी बोलोगे कमेंट में मैं वही लूंगा, ठीक है। हिस्ट्री लेना है कि ये पॉलिटिकल लेना है कि इकोनॉमिक्स लेना है कि ज्योग्राफी लेना है, बस आप लोग बता देना, मैं वो क्लासेस लूंगा। तो अभी कॉमेंट में आपको बताना है कि आज का क्लासेस कैसा लगा और क्या चीज जो है आपको समझ में नहीं आया। और साथ में जो लोग चैनल पे नए हैं क्या करना है, प्रीतम एकेडमी को सब्सक्राइब कर देनी है और जो बेल का आइकन आता है उसको भी क्या करना है, प्रेस कर देना है। और दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं भी क्या करूंगा, आपके लिए कुछ कर पाऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।